मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत लेक्चर 7th में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की प्रकृति और व्यवहार कण के समान होते हैं। कण के समान होता है, इसको समझाने के लिए कॉम्पटन ने कॉम्पटन ने कई प्रयोग किए और उसके आधार पर उन्होंने कॉम्पटन प्रभाव के बारे में बताया, जिसमें कि एएच कॉम्पटन ने 1923 में स्पेक्ट्रमों के अध्ययन में पाया कि जब एकवर्णीय उच्च विकिरण, जो कि एक्सरे या गामा किरण हो सकता है, किसी भी द्रव्य से, जैसे ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम इत्यादि, यानी कि जिनका की परमाणु क्रमांक कम होता है, इनके साथ प्रकीर्णित किए जाते हैं, तो प्रकीर्णित विकिरण में आपतित विकिरण की आवृत्ति तो प्राप्त होती है, साथ में आपतित आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले विकिरण भी प्राप्त होता है। इससे प्रकीर्णित विकिरण के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाओं के दो समूह प्राप्त होते हैं। एक तो मूल आपतित एक्स किरण की आवृत्ति वाली रेखाओं का समूह और दूसरी मूल आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली रेखाओं का समूह। इन दूसरी रेखाओं को हम कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं और इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब छोटी तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों का एक वर्णीय किरण पुंज कम परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जैसे कार्बन से टकराता है, तो प्रकीर्णित एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य आपतित किरणों के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। यही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तरंगदैर्ध्य में जो होने वाला विस्थापन है डेल्टा लैम्डा या डेल्टा न्यू, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। और ये तरंगदैर्ध्य में होने वाला विस्थापन डेल्टा लैम्डा प्रकीर्णन कोण थीटा, यानी कि प्रकीर्णित विकिरण और आपतित विकिरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। इसमें यानी कि डेल्टा लैम्डा का मान जो है प्रकीर्णन कोण के मान में अगर वृद्धि होती है तो डेल्टा लैम्डा के मान में वृद्धि होगी। अब यहाँ ये देखा गया कि ये जो है कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में कॉम्पटन इफेक्ट जो है दूसरा उदाहरण है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है इसके अनुसार द्रव्य में से गुजरकर प्रकीर्णित होने वाले विकिरण का तरंगदैर्ध्य वही रहना चाहिए जो आपतित विकिरण का है, जबकि कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित विकिरण की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि पाई जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्वांटम सिद्धांत की मान्यता के अनुसार विकिरण की जो फोटोन की प्रकृति है, यानी विकिरण में जो फोटोन या क्वांटा होते हैं, इसमें प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा मान लो h न्यू है और ये फोटोन प्रकाश की गति से चलते हैं। जब h न्यू ऊर्जा वाला फोटोन द्रव्य के नमूने के तल से टकराता है, तब अपनी ऊर्जा का कुछ अंश तल के इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं सभी दिशाओं में तल के इलेक्ट्रॉन को लेकर सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। और यह माना जाता है कि टक्करों की प्रकृति प्रत्यास्थ होती है और फोटोन इलेक्ट्रॉन की टक्कर ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का पालन करते हुए घटित होती है। यदि हम इसको इस तरीके से समझें कि क्वांटम की यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक एक्स किरण है, जो कि
किसी क्रिस्टल जिसकी की ऊर्जा एच ई इक्वल्स टू एच न्यू है और उसका मोमेंटम जो है एच न्यू बाई सी है, जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है। जब ये किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जो कि ये बिंदु के रूप में दिखाया गया है इसमें, इससे जब टकराता है तो इसकी ऊर्जा का कुछ अंश ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाता है, जिसे कि हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो स्कैटर्ड फोटोन है, सभी दिशाओं में जो विकिरित हो रहा है, उसका जो फोटोन है उसकी ऊर्जा ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश रह जाती है और मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी है। जबकि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा जो है इक्वल टू एम सी स्क्वायर और मोमेंटम एम वी है टक्कर के पश्चात। जबकि टक्कर के पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा, जो कि उसकी स्थिति की वजह से है, रेस्टिंग पोजीशन की वजह से है, वो ई जीरो इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर है और मोमेंटम जीरो है। तो जीरो है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो अपनी गति की दिशा के साथ में ये विपरीत एक्स एक्सिस के सापेक्ष स्कैटर्ड हो रहा है। तो जो आपतित विकिरण का जो एंगल है, आपतित विकिरण और स्कैटर्ड फोटोन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंटल फोटोन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई है। तो इस एंगल को बदला जा सकता है, अगर हम बदला जा सकता है जिससे कि ये एंगल बदलता जाता है और इसके हिसाब से जो क्वांटम शिफ्ट है या जो क्वांटम तरंग भेद है उसका मान भी बदल जाता है। तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये माने कि एक फोटोन, इस चित्र के अनुसार जैसे हम मान रहे हैं कि जैसे फोटोन है जिसकी ऊर्जा एच न्यू है, यहाँ पर संवेग चित्र में जैसे दिया हुआ है एच न्यू बाई सी है, और एम जीरो द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। टक्कर के फलस्वरूप फोटोन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बना रहा है और इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक और अंतिम संवेग शून्य और एम वी है। तो टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और टक्कर के उपरांत अगर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एम सी स्क्वायर और संवेग एम वी हो जाता है, जो एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ देख रहे हैं आप फाई कोण बना रहा है। तो कॉम्पटन ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टक्कर को पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करके तरंगदैर्ध्य में विस्थापन को ज्ञात किया था। तो ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार टक्कर से पहले फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो एच न्यू इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। टक्कर के पहले एच न्यू प्लस एम जीरो सी स्क्वायर होगा और टक्कर के पश्चात एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर होगा। ये पहली इक्वेशन है। अब संवेग संरक्षण के अनुसार एक्स अक्ष पर टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद फोटोन और इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो टक्कर के पहले संवेग जैसा चित्र में हमने बताया है कि जो संवेग है वो एच न्यू अपॉन सी है फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन का संवेग जीरो है। और टक्कर के पश्चात जो संवेग है फोटोन का वो एच न्यू डैश अपॉन सी है, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका जो संवेग है वो एम वी के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टक्कर के पूर्व संवेग एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। तो एम वी कोस फाई इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी कोस फाई इक्वल्स टू एच अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा
तो यहाँ पर सी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो एम वी सी कोस फाई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। अब वाई एक्सिस के सापेक्ष हम देखें तो वाई एक्सिस पर टक्कर से पूर्व फोटोन और इलेक्ट्रॉन का संवेग और टक्कर के बाद संवेग। तो वाई एक्सिस पर जो संवेग है वो जीरो है, जीरो होगा 90 डिग्री पर, और इसको हम और टक्कर के बाद जो संवेग है उसको हम लिखेंगे एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा साइन फाई। तो एम वी साइन फाई इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। तो एम वी सी को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे यहाँ पे, तो एम वी सी साइन फाई इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन थीटा। ये इक्वेशन फोर्थ है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, ये जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ, उसको वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो जो हमें नई इक्वेशन मिलेगी वो होगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस, इसको हम जोड़ेंगे तो कोस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए और राइट हैंड साइड पर फोटोन के लिए, स्कैटर्ड फोटोन के लिए हमने लिया है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 है। इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है एच न्यू इक्वल टू एच एम जीरो सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट से को हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट क्लोज प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 6 है। इसको वर्क करने पर एम स्क्वायर सी फोर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। अब समीकरण 5 को 7 में से घटाने में पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार होगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश वन माइनस कोस थीटा प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट क्लोज एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और विश्राम द्रव्यमान में संबंध इस प्रकार से है m इक्वल्स टू एम जीरो रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम समीकरण 9 इसको स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब समीकरण 10 का मान जो है समीकरण 8 में इसमें रखेंगे तो हमें नई इक्वेशन मिलेगी, वो होगी जीरो इक्वल्स टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश वन माइनस कोस थीटा प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट क्लोज एम जीरो सी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच न्यू डैश वन माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू न्यू माइनस एम जीरो सी स्क्वायर। तो सी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल्स टू एच एम जीरो सी वन माइनस कोस थीटा। तो न्यू सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन एम जीरो सी ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा। तो ये सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू लेमडा के बराबर होता है। तो
तो यहाँ पर c अपॉन न्यू डैश को हम लेमडा डैश के बराबर और c अपॉन न्यू को हम लेमडा के बराबर माने, तो डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा। तो या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन m0c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जहाँ पर कि डेल्टा लेमडा जो है वेवलेंथ शिफ्ट कहलाती है, जिसे कि हम वेवलेंथ शिफ्ट कहलाती है और इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं या कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णन विकिरण की तरंगदैर्ध्य जो है वो हमेशा आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है ना। और यहाँ पर डेल्टा लेमडा का मान जो है न तो पदार्थ की प्रकृति पर न ही आपतित विकिरण के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लेमडा का मान प्रकीर्णन के कोण पर निर्भर करता है। तय कॉम्पटन के उपरोक्त समीकरण का जो है प्रायोगिक सत्यापन करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत जो है उसके आधार पर जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर बल दिया क्वांटम ने, और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की पुष्टि करता है। मतलब कॉम्पटन ने उपरोक्त समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बल दिया और इलेक्ट्रॉन के कणीय प्रकृति की पुष्टि की, जिसको हम और डेल्टा लेमडा का मान प्रकीर्णन के कोण पर निर्भर करता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी कि आपतित और प्रकीर्णित विकिरण समानांतर दिशा में हैं, तो उस स्थिति में साइन थीटा यहाँ पर इस इक्वेशन में डेल्टा लेमडा मतलब 12th इक्वेशन में हम रखेंगे डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू 2h अपॉन m0c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो है 0 है, तो 0 का मान 0 ही होगा। तो डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू 2h अपॉन m0c इंटू 0 बराबर 0, यानी कि प्रकीर्ण विकिरण की तरंगदैर्ध्य और आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, में कोई अंतर, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। जब थीटा इक्वल टू 90 है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2। तो इसको हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में 12th में। तो डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू 2h अपॉन m0c इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू h अपॉन m0c। इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसका मान जो है हम h, m और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब h इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 रखेंगे और अपॉन m0 इक्वल टू होता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻28, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये है 3 इंटू 10⁻10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम है, जो कि क्वांटम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसे हम कहते हैं। और ये जो है जब थीटा इक्वल टू 90, यानी कि जब प्रकीर्णित विकिरण आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में जाता है, तो उस स्थिति में उस स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो 0.0242 प्राप्त हुआ, और इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरी कंडीशन है, और इस स्थिति में जब आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में
प्रकीर्णित विकिरण जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा प्रकीर्णित विकिरण, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 90, या 180 है तो उसका आधा 90 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 इक्वल्स टू 1 होता है। तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू 2h अपॉन m0c इंटू 1 है, और हमने अभी कैलकुलेट किया था h अपॉन m0c इक्वल्स टू होता है 0.0242, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.0484 एमस्ट्रॉन्ग हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मान है वो कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य जो है उससे दुगना है और थीटा का मान भी दुगना है। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल्टा लेम्डा के मान में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के समान कॉम्पटन प्रभाव प्लांक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार विकिरणों की कणीय प्रकृति होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालना संभव नहीं है। अब हम कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन जो है इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे ये एक नली है जिसमें कि एक्सरे बाहर निकल रही है, और ये चारों तरफ से एक शीशे के कक्ष में के अंदर स्थित है। ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये शीशे का कक्ष है जिसमें कि एक्स किरण नली रखी हुई है, जिससे कि एक्स किरण जो है निकलकर, है ना, एक वर्णीय एक्स किरण से एक किरण नली जो है, ये जो नली है इससे एक वर्णीय प्रकीर्णित प्रकाश जो है या एक मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन है वो आर से टकराकर सी तक जाता है। आर जो है यहाँ पर एक वर्णीय किरण और फिर उसके बाद में ब्रेक के एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्रिस्टल सी पर ले जाई जाती है। तो यहाँ पर प्रकीर्णित किरणों की तरंगदैर्ध्य बॉक्स आई जो है उससे हम नाप लेते हैं। तो प्रकीर्णक आर यानी जो है ये एक्स किरण नली, यानी कि सबसे पहले जो एक्स किरण आर पे गिरी है और यहाँ से ब्रेक्स जो के एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्रिस्टल सी पर हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर या एक्स किरण नली को घुमाकर प्रकीर्णन कोण को परिवर्तित किया जा सकता है, और यानी या तो हम आर को घुमा दें या फिर इस एक्सरे नली को घुमाएं तो थीटा के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो कॉम्पटन ने थीटा इक्वल टू 90 पर तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन को नापा, जो कि जिसका मान 0.022 एमस्ट्रॉन्ग प्राप्त हुआ, जबकि समीकरण से हमें इसका डेल्टा लेम्डा का मान 0.0242 एमस्ट्रॉन्ग आता, जो कि प्राप्त हुआ, जो कि सैद्धांतिक मान से काफ़ी समान था। इस प्रकार कॉम्पटन प्रभाव की सत्यता की पुष्टि हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। और हाँ, ये देखा गया कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन यानी डेल्टा लेम्डा का मान भी बढ़ता जाता है, और इस तरीके से कॉम्पटन प्रभाव को हम एक्सपेरिमेंटली भी बता सकते हैं या प्रूफ द्वारा भी इसे समझाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।